हेलो एंड वेलकम टू gradeupstudy.com। तो स्वागत है आपका आज के इस 5th क्लास में। तो आज हम नेक्स्ट 30 जो है वो क्वेश्चन करेंगे साइंस के। ठीक है, तो आई होप अब तक जो हमने 120 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, पिछले 4 वीडियोस में, वो आपने कंप्लीट पढ़ लिए होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि क्रेब्स चक्कर कहाँ संपन्न होता है? वेयर डज द क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस? देखिए, जब हमने ब्लड वाला जो चैप्टर था वो हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह हमारे बॉडी सेल में क्रेब्स नामक साइकिल चलता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिलते हैं? 38 एटीपी। ठीक है, जो कि हमने इसलिए पिछली क्लास में पढ़ा था। तो क्रेब्स चक्र आपका कहाँ पे चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपके सेल में होता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि क्रेब्स चक्र कहाँ पे संपन्न होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने प्रथम बार मापा था? ठीक है, तो आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, कैवेंडिश। क्या नाम है? कैवेंडिश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या है? यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी? तो आपको जी की यूनिट बतानी है। तो जी की यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है? तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिससे कि आप मेजरमेंट कर सके कि जो अर्थक्वेक आया था वो कितना था। तो जो आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि 5.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, ठीक है, या फिर 4 का आया था, तो वो जो लोग हैं वो किससे नापते हैं? तो वो किससे नापते हैं? रिक्टर स्केल से। ठीक है, और वहीं दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कि भूकंप का पता कौन से यंत्र से लगाया जाता है? अब देखो, यहाँ पे हमने क्या करना है? डिटेक्ट करना है कि किस जगह पे जो है वो भूकंप आया था। ठीक है, यहाँ पे हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या मापते हैं कि भूकंप किस हिस्से में आया था। ठीक है, तो जब इसकी बात आए तब आपका आंसर होगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो किससे हम डिटेक्ट करते हैं? सिस्मोग्राफ से। तो दोनों क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंपेयर करके इसको पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर से संबंधित कोबोल। तो कोबोल क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो जैसे कि आपको पता है कि एचपी पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड में एक आध क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर का दिख जाता है, तो उस केस में मैंने इसमें एक क्वेश्चन डाला है कंप्यूटर का। तो कोबोल की आपको क्या करना है? फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? तो इसका आंसर क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? धावन सोडा। ठीक है, अब देखिए, अगर बात की जाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है NaHCO3। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तो केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडल दाब पर पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो आपको बताना है किसमें? केल्विन में। तो आपको याद रखना है, अगर केल्विन की बात की जाए तब आपका आंसर होगा 373 केल्विन। ठीक है, तो देखो, कुछ जो यूनिट्स हैं वो हमको पता होता है सेल्सियस में। ठीक है, जैसे कि मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है, तो आपको पता है 36.9 या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप हमें फ़ारेनहाइट में बताएं। किसमें? फ़ारेनहाइट में, या फिर केल्विन में बताएं। ठीक है, तो आपको तीनों यूनिट्स में याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ इंडियन पीकॉक? तो इसका नाम क्या है? पेप्पो क्रिस्टेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? अब देखिए, यहाँ पे 98.6 एक सामान्य मनुष्य का टेम्परेचर होता है। ठीक है, एक सामान्य तापमान होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सेल्सियस में कितना होता है, तब आपका आंसर होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब आपको पूछा जाए कि केल्विन में बताओ, तब आपका आंसर क्या होगा? 310 केल्विन। ठीक है, तो आपको तीनों यूनिट्स में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? तो सेल्यूलोज। ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो हमारी प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपको क्या याद रखना है? सेल्यूलोज। अब देखिए सेल्यूलोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको भी आपने याद रखना है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है? C6H10O5। ठीक है, यहाँ पे आप N भी लगा सकते हैं, अगर N ना हो तब भी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो अगर हमने पृथ्वी की आयु ज्ञात करनी हो तो हम किस मेथड का यूज करेंगे? तो उस मेथड का नाम है यूरेनियम डेटिंग मेथड। ठीक है, अब देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कार्बन डेटिंग मेथड। क्या पढ़ा था? कार्बन डेटिंग मेथड। ठीक है, तो अब कार्बन डेटिंग मेथड आपका कहां पे यूज होता है? फोसिल्स। ठीक है, फोसिल्स या फिर जीवाश्म। तो इनकी आयु का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? कार्बन डेटिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात की जाए कि पृथ्वी की आयु, तब हम यूरेनियम डेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो आपको याद रखना है प्लूटोनियम। किसका यूज किया गया था? प्लूटोनियम। ठीक है, अब यहां से दो क्वेश्चन और बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये बनता है कि बताइए हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम क्या था? ठीक है, तो इनके नाम पूछे जाते हैं। तो जब हम बात करेंगे हिरोशिमा की, ठीक है, किसकी? हिरोशिमा की, तब आपका सही आंसर होगा लिटिल बॉय। ठीक है, क्या आंसर होगा? लिटिल बॉय। लेकिन जब बात की जाए नागासाकी की, तो नागासाकी पर किस नाम का न्यूक्लियर बम गिराया गया था? तो उसका नाम था फैटमैन। ठीक है, फैटमैन। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखो ध्वनि तो सभी को पता होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में ध्वनि ना हो तब आपको प्रकाश पे टिक करना है। ठीक है, यानी कि इसका जो संबंध है ध्वनि से भी है और प्रकाश से भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? यानी कि व्हाट इज द कोटिंग ऑफ जिंक ऑन स्टील कॉल्ड? तो इसको हम बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? गैल्वेनाइजेशन। देखिए अगर हम बात करें कि रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कोरिजन। ठीक है, कोरोजन बोल रहे हैं या फिर कोरिजन बोल रहे हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्या आंसर है? रस्टिंग ऑफ आयरन, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तब आपका आंसर क्या होगा? कोरोजन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्रेस्टोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्रेस्टोग्राफ इंस्ट्रूमेंट का हम कहाँ पे यूज करते हैं? तो क्रेस्टोग्राफ इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं जब हमने ग्रोथ निकालनी हो किसी प्लांट की। ठीक है, ग्रोथ रेट निकालनी हो, तो उस केस में हम क्रेस्टोग्राफ यंत्र का या फिर क्रेस्टोग्राफ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। प्रोटीन किन से मिलकर बना होता है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो प्रोटीन जो है वो आपका अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन सी अम्लीय है या फिर क्षारीय? ठीक है, तो आपको इन दोनों में बताना है कि ये कौन सा है। तो इसका सही आंसर है एसिडिक, यानी कि अम्लीय। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है जूल पर सेकेंड। तो ये किसकी यूनिट है? तो ये आपकी पावर की यूनिट है। ठीक है, यानी कि आप कितना कार्य कितने समय में कर सकते हैं, तो ये आपकी शक्ति की यूनिट है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। फोबोस एवं डोयोस, क्या नाम है? फोबोस एवं डोयोस। तो ये किस ग्रह के उपग्रह हैं? ठीक है, तो ये आपके मंगल ग्रह के उपग्रह है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि बताइए किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है, तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब आपको बताना है कि सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसका आंसर है एसिटिक एसिड। ठीक है, कौन सा है? एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। खनिज से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? तो विच मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स? तो आपको आंसर याद रखना है आयरन। ठीक है, यानी कि लोहा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? आपको यह बताना है। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो भाग है कुछ, वो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या आंसर है?
नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आपका आज का दूसरा क्वेश्चन है कि जो आपकी एसिड रेन होती है, ठीक है, अम्लीय वर्षा होती है, उनमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, इसका आंसर मुझे आपने बताना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है, ठीक है। तो ये काफी बच्चों को पता होगा, इसका आंसर है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। अब देखो आपके जो शूज होते हैं, ठीक है, तो आपके शूज को जब हम उल्टा करेंगे तो वहां पे डिजाइन बने होते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो वो डिजाइन क्यों बनाए गए होते हैं, तो वो इसलिए बनाए गए होते हैं ताकि आपका जो शूज है वो उसका और सरफेस के साथ घर्षण यानी कि फ्रिक्शन बना रहे। और आपने देखा होगा जब आपके शूज घिस जाते हैं, ठीक है, नीचे से बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं, तो उस केस में हमें फिसलने का डर रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ही खत्म है तो हम फिसल सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब हम बात करेंगे कि किसी पे चलना कठिन हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम नीचे गिर सकते हैं, तो वो क्यों होता है? फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन। अब देखो जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है, एक तो वो होता है आपका हाइड्रोजन बॉम्ब में, ठीक है, दूसरा आपका जो होता है वो होता है सन में। कौन सा प्रोसेस है? न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है, यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। यानी कि जब आपको अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलना है ताकि आप इससे बाहर फ्रीली मूव कर सको, तो उस केस में आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो उस केस में आप जो पृथ्वी की ग्रेविटेशन फोर्स है उससे बाहर निकल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कितनी स्पीड से, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है। अब आपने देखा होगा कि जो तारे होते हैं कुछ लाल होते हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग कलर के हैं, तो उनका जो कलर है वो किससे डिफाइन होता है, ठीक है, किससे डिटरमाइन होता है। तब आपको याद रखना है तारे के ताप से, ठीक है, यानी कि जो तारा होगा उसका टेम्परेचर कितना है तो उसके हिसाब से उसका जो कलर है वो डिटरमाइन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आपको याद रखना है एमिलेज, ठीक है, क्या नाम है? एमिलेज। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर प्रयोग किया जाता है, तो आपको फाइबर का नाम याद रखना है कार्बन फाइबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, ठीक है, यानी कि आपके आंसू जो है उसमें कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है, तो उसका नाम है लाइजोजाइम। क्या नाम है? लाइजोजाइम। देखो लाइजोसोम अलग बात है, लाइजोजाइम अलग बात है, ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका आज का तीसरा क्वेश्चन है कि बताइए जो आपके आंसू होते हैं ये कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं, तो आपको ग्रंथि का नाम बताना है, ठीक है, यानी कि ग्लैंड का नाम आपको बताना है। चलिए तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।